8 जनवरी 2023 की रात जब भारत में हम आप गहरी नींद में सो रहे थे, उस समय भारत से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर एक तांडव रचा जा रहा था। एक मुल्क की संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के घर के अंदर तोड़फोड़ हो रही थी। जमीन पर दंगाइयों की भीड़ संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने पर उतारू थी। भीड़ देखकर मौके पर मौजूद पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर सेना बुलाई गई, आसमान में हेलीकॉप्टर्स मंडराए, हवाओं में आंसू गैस घोले गए, सड़कों पर सख्ती बरती गई, तब जाकर अराजकता को शांत कराया जा सका। हालांकि शांति के कायम रहने पर संशय बना हुआ है। ये कहानी साउथ अमेरिकी महाद्वीप के सबसे विशाल देश ब्राजील की है। ब्राजील और भारत के समय में 8.5 घंटे का अंतर है। ब्राजील 8.5 घंटा पीछे है, यानी जब भारत में रात के 12 बजते हैं, उस समय ब्राजील में दिन के 3:30 बज रहे होते हैं। और यही वो समय था जब ब्राजील पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों की भीड़ राजधानी ब्राजीलिया की सड़कों पर मार्च करने उतरी। जल्दी ये मार्च हिंसक हो गया। नतीजा, घंटे भर के अंदर देश की सबसे अहम और सुरक्षित इमारतों पर दंगाइयों का कब्जा हो चुका था। तो आज हम जानेंगे ब्राजील में 8 जनवरी को क्या हुआ, ब्राजील की राजधानी में दंगे की साजिश किसने रची और इस घटना में पूरी दुनिया के लिए क्या सबक छिपा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात ब्राजील की है, जहां तख्ता पलट होते होते रह गया। शुरू करेंगे 2 तारीखों पर गौर से, एक समानता देखेंगे। पहली तारीख 6 जनवरी 2021, अमेरिका की संसद, कांग्रेस कहते हैं इसे, इसमें जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने की तैयारी चल रही थी। नवंबर 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के नेता और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया था। ट्रंप ये हार पचा नहीं पाए, सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक रैलियों तक में वोटर फ्रॉड की बात करते रहे। 6 जनवरी 2021 को उन्होंने वॉशिंगटन में एक सभा की। इसमें अपने सपोर्टर्स के सामने वोटिंग फ्रॉड वाली बात दोहराई और उनसे कैपिटल हिल पर शांतिपूर्ण मार्च करने के लिए कहा। कैपिटल हिल वाली इमारत से ही अमेरिका की संसद चलती है। ट्रंप के उकसाने के बाद हजारों की भीड़ कैपिटल हिल में दाखिल हो गई। इसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास है। अब दूसरी तारीख के बारे में जानते हैं। 8 जनवरी 2023, कैपिटल हिल दंगे के ठीक 2 बरस और 2 दिन बाद वैसा ही वाकया ब्राजील में हुआ। राजधानी ब्राजीलिया में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा कर लिया। वे मौजूदा राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को हटाने की मांग करने लगे। लूला ने हफ्ते भर पहले ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उन्होंने अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव में जायर बोल्सोनारो को हराया था। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही बोल्सोनारो भी चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे थे। उन्होंने अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं की। बोल्सोनारो की राजनीतिक विचारधारा ट्रंप की विचारधारा से मेल खाती है। दोनों ही नेता लगभग समान तरह की कट्टर और आक्रामक राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्राजील में हुए दंगे को कैपिटल हिल 2.0 का नाम दिया जा रहा है। यह तो हुई 2 तारीखों की कहानी। अब ब्राजील में हुए दंगे की टाइमलाइन जान लीजिए। 2 अक्टूबर 2022, ब्राजील में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और दूसरे पदों के लिए आम चुनाव कराए गए। राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, यानी कोई स्पष्ट विजेता नहीं। ऐसे में पहले राउंड के जो टॉप 2 उम्मीदवार थे, उनके बीच फिर से वोटिंग कराई गई। 30 अक्टूबर को दूसरे राउंड की वोटिंग हुई और इसमें लूला डी सिल्वा ने 50% का आंकड़ा पार कर लिया। उन्हें 50.9% वोट हासिल हुए और इसके साथ ही उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। फिर 1 नवंबर 2022 को, जो ब्राजील में परंपरा रही है कि हारने वाला उम्मीदवार विजेता को फोन कर अपनी हार स्वीकार करे, पर बोल्सोनारो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए चुनाव हारे और उनसे विनम्रता की उम्मीद थी, पर इस तारीख को यह बेईमानी साबित हुआ। वो 2 दिन तक चुप रहे। 1 नवंबर को पब्लिक के सामने आए और बोले कि मैं संविधान का पालन करूंगा। हालांकि इसमें भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। उस समय तक बोल्सोनारो के समर्थक ब्राजील के कई शहरों में चक्का जाम कर रहे थे। आर्मी की बैरकों के सामने जाकर लूला का तख्ता पलट करने की गुहार लगा रहे थे। आगजनी भी हो रही थी। बोल्सोनारो ने अपने भाषणों में इस दंगे के बारे में एक शब्द नहीं कहा, हिंसा को मौन समर्थन दिया। फिर तारीख आती है 10 नवंबर 2022 की। ब्राजील की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस दिन 63 पन्ने की रिपोर्ट जारी की और इसमें कहा कि चुनाव में धांधली का कोई सबूत नहीं मिला है। इससे पहले बोल्सोनारो ईवीएम में फ्रॉड का आरोप लगा रहे थे। कहते रहे कि अगर मैं हारा तो समझो कि चुनाव में धांधली हुई। अपनी चुनावी रैलियों में कहते थे, मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन हैं, जेल, मौत या जीत। उन नमक हरामों से कह दो मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। फिर तारीख आती है 23 नवंबर 2022 की, जब ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट
बोल्सोनारो की पार्टी का केस रद्द कर देती है। पार्टी की मांग थी कि राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट पलट दिया जाए। उनका कहना था कि कुछ ईवीएम के वोट्स अवैध हैं, इसलिए उन्हें फाइनल रिजल्ट में नहीं गिना जाना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस आरोप में कोई दम नहीं है, केस बुरी नीयत से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरास ने बोल्सोनारो की पार्टी पर लगभग 34 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया इसके लिए। फिर 13 दिसंबर 2022 का दिन आता है। बोल्सोनारो के समर्थकों ने ब्राजीलिया में इस दिन पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की। इमारत के पास खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने बोल्सोनारो के करीबी को अरेस्ट भी किया था। वो लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा था। दंगाई उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागनी पड़ी। फिर 24 दिसंबर को ब्राजीलिया पुलिस ने एयरपोर्ट के पास एक शख्स को गिरफ्तार किया। मीडिया रप्टों के मुताबिक वो लूला के शपथ ग्रहण से पहले बम धमाके की साजिश रच रहा था। फिर साल बीतने को आता है 30 दिसंबर 2022। राष्ट्रपति के तौर पर बोल्सोनारो के कार्यकाल में एक दिन बचा था। उससे पहले ही उन्होंने ब्राजील छोड़ दिया। सरकारी प्लेन में बैठकर अमेरिका के फ्लोरिडा चले गए। 1 जनवरी 2023 को लूला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस समारोह में बोल्सोनारो मौजूद नहीं थे और एक परंपरा इसके साथ और टूट गई। ब्राजील में जाने वाला राष्ट्रपति आने वाले राष्ट्रपति को पीले रंग का कमरबंद पहनाते हैं। बोल्सोनारो ने इसकी भी तिलांजलि दी। मौके पर मौजूद नहीं रहे, अमेरिका चले गए जैसा बताया। उनके बाहर निकलने के बाद ब्राजील में 2 धड़े बन गए। एक धड़ा इस बात से दुखी कि उन्हें उनके किए की सजा नहीं मिली। बोल्सोनारो को कोविड के दौरान उनकी गलत नीतियों ने हजारों की जान ली। उनके खिलाफ जांच बिठाई गई। जांच कमेटी ने उनके ऊपर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाने की सिफारिश भी की थी। दूसरा धड़ा इस बात से खुश था कि एक सनकी नेता से पीछा छूटा। बोल्सोनारो ब्राजील में रहते हुए कहीं ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन ये खुशफहमी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। बोल्सोनारो भले देश से बाहर थे, लेकिन उनको अपना आदर्श मानने वाले पर्याप्त संख्या में देश के अंदर मौजूद थे, जिसमें से कुछ सरकारी मशीनरी में थे, आम जनता के बीच अफवाहें फैला रहे थे और कुछ तो पिछले 2 महीने से आर्मी की बैरकों के बाहर डेरा डालकर बैठे थे, इस बात पर अड़े कि सेना देश की कमान ले, यानी तख्ता पलट करे। अब सवाल ये कि 8 जनवरी को क्या हुआ। ब्राजीलिया, जो 1960 से ब्राजील की राजधानी है, जी रियो डी जेनेरो ब्राजील की राजधानी नहीं है, इससे पहले थी, 1960 से पहले। यह ब्राजील के पूर्वी तट का शहर है। 1950 के दशक में सरकार को लगा कि रियो डी जेनेरो से पूरे देश का शासन चलाना मुश्किल है। राजधानी किनारे के बजाय देश के सेंटर में होनी चाहिए ताकि आबादी का फैलाव बराबर हो। इसी सोच के साथ ब्राजीलिया का प्लान तैयार हुआ। अप्रैल 1960 में शहर बनकर तैयार हुआ और इसे राजधानी घोषित कर दिया गया। ब्राजीलिया से ही मुल्क की सरकार चलती है। यहाँ सरकार के 3 अंगों का मुख्यालय है। विधायिका के लिए संसद, न्यायपालिका के लिए सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के लिए प्रेसिडेंशियल पैलेस। ब्राजील में अमेरिका वाला सिस्टम चलता है, वहाँ भी राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया होता है। 8 जनवरी के दंगे में एक संदेश छिपा था। दंगाइयों ने एक साथ पूरी सरकार को निशाना बनाया था। संसद, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंशियल पैलेस, ये तीनों इमारतें सबसे सुरक्षित और सबसे संवेदनशील मानी जाती हैं। हमले के वक्त राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा साओ पाउलो में थे। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर लूला अपने पैलेस में होते और उसी वक्त ये दंगाई घुस जाते तो राष्ट्रपति का क्या होता, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी थी। दंगाइयों ने पूरे 3 घंटे तक तीनों इमारतों में तबाही मचाई। इस दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज मूकदर्शक बने रहे। उनका मार्च इमारतों से 7 किलोमीटर पहले शुरू हुआ। पूरे रास्ते मिलिट्री पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी। तो एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मिलिट्री के भी कुछ लोग इस दंगे में शामिल थे। दंगे के बाद क्या हुआ? खबर मिलते ही राष्ट्रपति लूला राजधानी लौटे, घटनास्थल का दौरा किया, दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही और बोल्सोनारो को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सुनिए। No Brasil, é preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. अधिकारियों का कहना है कि दंगाई ब्राजीलिया के अलावा दूसरे शहरों से भी आए थे। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए फ्री बस और खाने का लालच देकर बुलाया गया। पुलिस पता कर रही कि बसों का किराया किसने भरा, इससे पता चलेगा कि दंगे के पीछे कौन था। सुप्रीम कोर्ट ने ब्राजीलिया गवर्नर इबानेस रोसा को 3 महीने के लिए पद से बर्खास्त कर दिया। कहा कि इस दंगे में स्थानीय अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों को भी शामिल होने की आशंका है। दंगे पर जाहिर बोल्सोनारो की प्रतिक्रिया भी आई। ट्वीट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने लूला के आरोपों को नकारा भी। अब विदेशी जो मामले हैं इससे जुड़े वो समझ लेते हैं। अमेरिका, जहां पर बोल्सोनारो हैं, उनके खिलाफ वहां माहौल बन रहा है। 2 अमेरिकी सांसदों ने बोल्सोनारो को बाहर निकालने के लिए चिट्ठी भी लिखी। कहा कि ऐसे शख्स को मुकदमा झेलने के लिए ब्राजील भेजा जाना चाहिए। इस मामले पर
और क्या प्रतिक्रियाएं आई? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ब्राजील के हालात पर चिंता जताई। कहा, हम इस समय ब्राजील के अधिकारियों के साथ खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया और लिखा कि हम लूला के साथ काम करते रहेंगे। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी घटना की निंदा की और उम्मीद जताई कि ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान होता रहेगा। ब्राजील साउथ अमेरिका में पड़ता है। साउथ अमेरिका में कुल 12 देश हैं, जिसमें से 2 देश ऐसे हैं जिनकी जमीनी सीमा ब्राजील से नहीं लगती, चिले और इक्वेडोर। बाकी सभी देश ब्राजील के पड़ोसी हैं। इससे आपको इस देश का उस महाद्वीप में आकार का अंदाजा लग गया होगा। क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 5वां और जनसंख्या के लिहाज से 6वां सबसे बड़ा देश। इसके अलावा ब्राजील दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी गिना जाता है। अगर इतिहास में जाएं तो ये लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा। 20वीं सदी में यहाँ कई सैन्य तख्तापलट हुए। इस दौरान लोगों के बुनियादी अधिकारों का जमकर हनन हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट रही। 1985 में सत्ता सिविलियन सरकार के पास आई थी और तब से गाड़ी पटरी पर लौटी। जब 2018 में बोल्सोनारो चुनाव जीते तब इसमें रुकावट की आशंका जताई गई, क्योंकि वो मिलिट्री में रह चुके थे और मिलिट्री के अत्याचारों को जायज़ भी ठहराते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में तमाम आशंकाओं को सच साबित किया। अक्टूबर 2022 में उनकी हार ने ब्राजील को उभरने का मौका दिया, लेकिन हालिया घटनाओं ने उम्मीद के पहिए में रुकावट डाल दी है। इस मसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।